वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एएलपी लोको पायलट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन लेकर आऊँ 75 क्वेश्चन। ये आप लोग का प्लेटफॉर्म का बुक नंबर का सेट नंबर 1 होंगे और काफ़ी मैं स्मूथली से आप लोग भी सारी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, पूरा के पूरे 75 क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे का सारे क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था मैं सारे को अपलोड कर दिया था। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, लीड एसिड बैटरी में कितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसकी यदि बैटरी की धारिता यहाँ पे देखिएगा तो 100 एम्पियर आवर लिख रहा। तो यहाँ से देखिए आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले फिर याद रखिएगा, सेल का जो क्षमता होता है उसे एम्पियर यूनिट में मापते हैं, जो कि क्वेश्चन बनता है। क्लियर है। तो 100 एम्पियर आवर दे रहा है, यानी इसका क्षमता क्या होगा, एम्पियर आवर। अब इसके साथ साथ याद रखिएगा, किसी सेल को, यानी कि फ्रेंड्स अगर किसी सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, याद रखिएगा किसी सेल को अगर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उससे वोल्टेज की क्षमता को बढ़ाते हैं। उससे क्या होता है, वोल्टेज की क्षमता को बढ़ाते हैं। वही धारा को बढ़ाने के लिए हम लोग किसी भी सेल को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस चीज़ को सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बता दिया। और आप लोग को बोल रहे कितने जुड़े होना चाहिए, तो सबसे पहले एन निकालने के लिए क्या कीजिए, देखिए टोटल दिया 12 वोल्ट। 12 वोल्ट को हम लोग हमेशा 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, 6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। निम्नलिखित में से क्या किसी संचरण लाइन का कंडक्टर के पोल से अलग करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रेन इंसुलेटर, डिस्क कुचालक, वी क्रॉस आर्म, अर्थ ब्रेक स्विच के साथ आइसोलेटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर होगा डिस्क कुचालक। क्या होगा, डिस्क कुचालक। डिस्क कुचालक किसी संचरण लाइन को कंडक्टर के पोल से अलग करता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। UHF बैंड दर्शाता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को UHF का फुल फॉर्म जानिए। तो फ्रेंड्स UHF का जो फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसे आप लोग ध्यान से रखिएगा, इसे बोलते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। अब बात करना चाहते हैं इसका रेंज का, तो हमेशा याद रखिए इसका जो रेंज होता है 300 मेगा हर्ट्ज से लेकर 30 गीगा हर्ट्ज तक होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है देखते हैं। सामान्य लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जनरेटर कौन से होते हैं। तो फिर याद रखिए कि जब भी किसी सामान्य लाइटिंग और पावर सप्लाई के लिए जिस जनरेटर का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर 1 को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। वही बात करते हैं डीसी सीरीज जनरेटर। तो डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं दूरस्थ सप्लाई के लिए करते हैं, यानी दूरस्थ सप्लाई के हम लोग डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एसएमपीएस का कार्य प्रणाली पर आधारित है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानना चाहेंगे एसएमपीएस का फुल फॉर्म। तो एस पर होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। याद कर लीजिए, स्विच मोड पावर सप्लाई। और याद रखिए फ्रेंड, स्विच मोड पावर सप्लाई एक ऐसा यूनिट होता है जो कि एक यूनिवर्सल की गेट की तरह कार्य करता है। अब इसका जो कार्य करता है देखिए, ये कंप्यूटर में भी आपका लगा होता है। ये क्या करता है, एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने का कार्य करता है। और इसका जो रेंज होता है उसमें 230 वोल्ट होता है, साथ साथ में 50 हर्ट्ज होता है। क्लियर है। अब जिस सिद्धांत पे कार्य करता है उसे बोलते हैं चॉपर सिद्धांत। तो चॉपर प्रिंसिपल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। कौन सा लॉजिक गेट दोनों इनपुट उच्च होने पर जीरो आउटपुट दर्शाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग लॉजिक गेट पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आप लोग को सभी का ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो कौन सा लॉजिक गेट दोनों इनपुट उच्च होने पर जीरो आउटपुट दर्शाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, लॉजिक गेट आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए एक होता है एंड गेट। तो एंड गेट का अगर बुलियन एक्सप्रेशन लिखे होंगे तो ये होता है देखिए ए इंटू बी होता है, यानी इसे पढ़ा जाता है वाई इक्वल ए एंड बी। क्लियर है। बात करना चाहते हैं एक्स। देखिए यहाँ पे हम आप लोग को इसका आगे सबसे पहले राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नैंड गेट। क्या होता है ये, नैंड गेट। अब नैंड गेट जो होता है दो गो का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले नॉट गेट का होता है और एंड गेट का होता है। अब चलिए मैं आप लोग के बीच में सबसे पहले इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं। देखिए इस टाइप से अगर आप लोग बना सकते हैं, देखिए ये आप लोग का हो गया, आप लोग का ये आप लोग का एंड गेट हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसी में हम लोग अगर इस टाइप से हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हो गया नैंड गेट हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसका ट्रुथ टेबल में बनाता हूँ। सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाना चाहते हैं तो ए अब बी जो कि इनपुट होता है, तो यहाँ पे क्या कीजिए 1 1 कीजिए फिर 0 0 कीजिएगा। क्लियर है। फिर देखिए 1 कीजिए 0 कीजिए फिर 1 और 0। आप लोग को एंड के लिए करना पड़ेगा। तो एंड के लिए मैं क्या बोला, ए अभी दोनों आपस में सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई के रूप में होता है। और देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 को 1 से 0, फिर 0 को 0 से गुना करेंगे 0 आ गया। ये आप लोग को हो गया एंड गेट का
ट्रूथ टेबल, लेकिन हमें बनाना किसका है, नंड गेट का। तो देखिए नंड गेट NAND नंड गेट का अगर हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोग को नॉट के रूप में लेना है। तो सिंपल में आप लोग को पता एक है तो क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो तो एक, फिर जीरो तो एक, फिर जीरो तो एक। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा कौन सा लॉजिक गेट दोनों इनपुट के उच्च होने पर जीरो आउटपुट देता है। तो अब देखिए दोनों इनपुट के उच्च होने पर, यानी कि देखिए दोनों इनपुट, यानी ये भी उच्च है ये भी उच्च है, दोनों इनपुट के उच्च होने पर आउटपुट क्या दे रहा है, जीरो दे रहा ना ये। तो ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन नंबर क्या कर सकते हैं, नंड गेट को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी कीजिए, यानी नंड गेट इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब याद रखिए नंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड एज वेल एज एंड गेट। क्लियर है। चलिए नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके साथ साथ याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का कम्युलेटिव लॉ भी कार्य करता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन समर्थक प्रणाली के लिए किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग घर में भी इसका यूज करते होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा यूपीएस। क्या होगा, यूपीएस। चलिए अब इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें याद रखिएगा वोल्टेज और आवृत्ति प्रदान करता है, स्थिर वोल्टेज, यानी कि इसमें सिंपल में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो होता है ये स्टेबल होते हैं, फिक्स होते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करना चाहते हैं, जो कि हमारे चैनल का नाम ही है मूव ऑन स्टडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रकार के परिपथ वियोजक निम्न वोल्टता और निम्न धारा के लिए अच्छा होता है। तो देखिए निम्न वोल्टता, यहाँ पे फोकस कीजिए, हाँ निम्न वोल्टता और निम्न धारा के लिए अच्छा होता है। तो सिंपल में आप लोग जानते हैं MCB बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, MCB, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सबसे पहले MCB का भी फुल फॉर्म आप लोग जानिए। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है निम्न वोल्टता और निम्न धारा के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्लियर है। आप लोग देखे होंगे आपके घर में विद्युत सप्लाई के लिए इस चीज़ को यूज किया जाता है, इस चीज़ को यूज किया जाता है। क्लियर है। चलिए अब देखिए इसमें और भी फुल फॉर्म आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए एक होता OAB, OAB का फुल फॉर्म होता है ऑयल सर्किट, सॉरी OCB होता है। देखिए OCB होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को OCB का फुल फॉर्म जाना पड़ेगा। O फुल होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है। उसके बाद होता है ACB, एयर सर्किट ब्रेकर होता है। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ये सारे का यूज हम लोग डिवाइसेस में करते हैं, जो काफ़ी फ्रूटफुल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः के लिए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 फेज प्रेरण मोटर की बात करना चाहते हैं। तो 3 फेज मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुख्यतः जो होता है प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए होता है। देखिए जब भी याद रखिएगा स्टार डेल्टा की बात करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो बात करते हैं वह उसका जो यूज करते हैं हम लोग प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए। इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंस कर दीजिएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ अगर आप लोग का डेल्टा स्टार के लिए बोलते हैं तो उसमें प्रारंभिक धारा को उच्च करने के लिए करते हैं। क्लियर है। अब देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, ध्यान से सुनेगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग धारा का 1/3 कम करता है, यानी धारा जो होता है उसको 1/3 कम करता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग जो करते हैं 5 HP यानी 5 हॉर्स पावर से लेकर 20 हॉर्स पावर तक के लिए किया जाता है। क्लियर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाला केबल आमतौर पर केबल्स यूज इन ऑटोमोबाइल्स आर यूजुअली। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑटोमोबाइल्स के प्रयोग के लिए उपयोग किया जाने वाला केबल आमतौर पर वल्केनाइज रबर का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किसका उपयोग केवल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह केबल की रक्षा भी करता, तनाव मुक्त रखता है। तो 11 का राइट आंसर देखा जाए तो केबल ग्लैंड, आप लोग देखे भी होंगे। तो राइट आंसर होगा केबल ग्लैंड इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी आप लोग पढ़े भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केल्विन ब्रिज का उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग देखे भी होंगे और इसका यूज भी किए होंगे अपने डिवाइसों में। तो केल्विन ब्रिज का उपयोग निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं, निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, लो रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना चाहते हैं करंट को। तो करंट को मापने के लिए हम जिस चीज़ का यूज करते हैं उससे बोलते हैं आ मीटर या फिर ए मीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं हम लोग कैपेसिटेंस को। तो कैपेसिटेंस को मापने के लिए हम लोग सिंपल में वाट्स का यूज करते हैं। और बात करना चाहते हैं हम लोग प्रति इंडक्टेंस को, तो इसके लिए वैसा कुछ रूल नहीं होता। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सारी चीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ में चालन बैंड और संयोजकता बैंड अति व्यापी होता है, यानी इन विच सबस्टांस द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर होगा कंडक्टर में। याद रखिएगा कंडक्टर में जो होता है
कंडक्शन में देखिए मैं बना देता हूँ। देखिए एक कंडक्शन में मान लीजिए और ये होता है आप लोग वायलेंस बॉन्ड होता है। ये दोनों क्या होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग को फोकस करना पड़े। ये दोनों क्या होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। क्लियर है। और जिसमें ओवरलैप कर जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। एजी हो गया, इसके बाद होता है कॉपर होता है। ये दोनों को आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। वही बात करना चाहते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर का। तो सेमी कंडक्टर में याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक करंट को फ्लो करते हैं। और वही बात करना चाहते हैं इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आप लोग का फॉरवर्ड गैप होता है। इस चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बात करना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में बोल रहा उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ हम लोग उच्च वोल्टेज की बात करना चाहते हैं। तो हमेशा याद कीजिएगा यहाँ पे 33 kV के ऊपर के बारे में पूछा। क्लियर है। तो इसमें हमेशा सस्पेंसर टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 को काफ़ी स्मूथली से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब बात करना चाहते हैं इंसुलेटर को निर्माण के लिए मुख्य रूप से पोर्सिलेन की मदद किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। निम्न विद्युत मापदंडों का कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाले प्रदर्शन करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। निम्न विद्युत मापदंडों में कौन सा संयोजन बैटरी को स्वास्थ्य को व्यक्त करने के, तो बैटरी के स्वास्थ्य को, तो सिंपल वे में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज होता है, फिर कैपेसिटी होता है और इफिशियंसी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। वोल्टेज, क्षमता और दक्षता जो होता है बैटरी की स्वास्थ्य को व्यक्त करता है। सिंपल में याद रखें फ्रेंड, प्रत्येक सेल की रेटिंग वोल्ट में करते हैं, यानी जो भी सेल होता है उसका जो रेटिंग होता है वह वोल्ट में होता है। क्लियर है। और बैटरी की दक्षता यानी बैटरी का जो दक्षता होता है उसे एम्पियर आवर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर आवर। और उसके साथ साथ वाट आवर दोनों प्रकार से व्यक्त करते हैं। उसके साथ साथ बात करना चाहते हैं बैटरी को। तो बैटरी जो होता है द ग्रुप ऑफ सेल इज नो एज बैटरी। क्लियर है। और बैटरी जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन, तो सेल। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। इसके द्वारा डीसी वोल्टेज को संग्रहित किया जाता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर स्टेशन का कार्य क्या होता है। फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे आपके घर में आस मोहल्ला में जहाँ स्टेशन होगा वहाँ पे एक पावर स्टेशन होता है। तो पावर स्टेशन का कार्य क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। इसका कार्य होता है, पावर स्टेशन का कार्य होता है विद्युत का उत्पादन करना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफर होता है। याद रखिए फ्रेंड, जहाँ पर भी विद्युत उत्पादन किया था वहाँ पर हमेशा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर है। और जिससे जनरेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की सहायता से हाई वोल्टेज कर दिया जाता है। और जनरेटिंग वोल्टेज का जो वोल्ट होता है याद रखें 11 kV, यानी 11 किलो वोल्ट से लेकर 33 किलो वोल्ट तक होता है। क्लियर है। अब ट्रांसफार्मर की सहायता से 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, 465 kV से बदल दिया जाता है। चलिए अब एक होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन क्या होता है फ्रेंड, ये याद रखें स्टेप डाउन वोल्टेज में करंट की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग ए एक्सटिंक्शन की क्या भूमिका होता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे वर्ग ए बी सी डी। तो चलिए इसके बारे में पूरा का पूरा बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए वर्ग एक होता है, वर्ग ए होता है, फिर उसके साथ साथ वर्ग बी होता है, वर्ग सी होता है, एक होता है वर्ग डी। तो देखिए मैं चारों को बता देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन कभी ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करना चाहते हैं ए का। तो वर्ग ए में आप लोग का जो भी सॉलिड चीज़ आता है, चाहे वो लकड़ी आते हैं, क्लियर है, चाहे वो आप लोग का लकड़ी आते हैं या फिर पेपर आते हैं, यानी कागज आते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं ए। क्लियर है। लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, ये सारे को वर्ग ए बोलते हैं। क्लियर है। वही बी की बात करते हैं तो आप लोग मिट्टी का तेल यानी किरोसिन तेल का यूज करते हैं, चाहे डीजल का यूज करते हैं, चाहे पेट्रोलियम का यूज करते हैं। तो ये सारे ज्वलनशील जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ को ना बी में ऐड करते हैं। वही बात करते हैं सी का। तो जो गैसीय अवस्था में होता है, जैसे एलपीजी गैस की बात करना चाहते हैं, सीएनजी गैस की बात करना चाहते हैं, तो ये सारे आप लोग को सी में आएंगे। अब डी जो आता है वह बिजली से लगी आग। जैसे अगर आप लोग को कॉपर में आग लग रहा है, क्लियर है, यानी कि जो मेटल होते हैं, मेटल वाले जो होते हैं, मेटल वाले होते हैं या फिर एल्युमिनियम वाले पदार्थ होते हैं, उसे हम लोग डी श्रेणी में लेते हैं। अब देखिए ए के बारे में बोल रहा, तो ए के लिए हम लोग देखा है तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। लकड़ी और कागज के लिए हो गया। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर क्या होता है। देखिए लोड फैक्टर हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। लोड फैक्टर के लिए फॉर्मूला मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। लोड फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है एवरेज लोड बटा मैक्सिमम लोड होता है। एवरेज लोड बटा मैक्सिमम लोड, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। और लोड फैक्टर का मान जो होता है हमेशा 1 से कम होता है। याद रखें इसका जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से कम होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। लोड फैक्टर ऊर्जा दर को निर्धारित करने हेतु महत्वपूर्ण कारक होता है। क्लियर है। और इसका जो यूनिट मात्र है किलो वाट आवर, हम लोग यूनिट को मेजरमेंट करते हैं। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उपयंत की संवेदनशीलता की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट? तो इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑफ हम लोग जानना चाहेंगे सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है इट इज़ द इन्वर्स ऑफ आई एम का होता है, यानी आई एम यानी वी बाई आर कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब वी बटा आर को हम लोग क्या कर सकते हैं, आर बटा वी कर सकते हैं। अब आर कैसे मतलब क्या होता है, ओम होता है। अब वोल्ट का क्या होता है, सॉरी विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट, तो ओम पर वोल्ट होगा। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ओम पर वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर देखा है, तो ऑप्शन नंबर अगर देखा है तो ऑप्शन नंबर ओम वोल्ट पर, ओम पर वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है? इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। चलिए बात करना चाहते हैं फ्रेंड इसके बारे में, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले वोल्टता एम्पियर आभासी शक्ति को व्यक्त करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आप लोग से पूछता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा यानी होता है आई, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। अब यहाँ से अगर आप लोगों को बोले इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कुलोम। अब इसका क्या होता है, कुलोम, और टी का होता है सेकेंड। तो कुलोम सेकेंड बोलेंगे, एम्पियर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्पियर को। उसी प्रकार हम लोग जानते हैं भी बराबर क्या होता है, ओम्स के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से आर अगर निकालते हैं तो भी बटा आई कर सकते हैं, या फिर आप लोग को आई निकालने बोले जो भी जस्ट में निकाला था, तो आई बराबर क्या कीजिएगा, भी बटा आर कीजिएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप लोग कीजिए, तो वोल्ट का ऐसे मतलब क्या, विभवांतर का वोल्ट होता है और रेजिस्टेंस का ओम होता है, वोल्ट पर ओम। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सदिश राशि है? फर्स्ट ऑफ ऑल सदिश राशि उसे बोलते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी जिसमें आप लोग का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन यानी दोनों होते हैं, उसे बोलते हैं सदिश राशि। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो पहला बात करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फ्रेंड याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें आप लोग देखे होंगे इसका क्षेत्र फैलता है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। चलिए सारे का यूनिट को मैं डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इलेक्ट्रिक आवेश कैसे मतलब क्या होता है, कुलॉम होता है, विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है, अब प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। आप लोग बताइए विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा एन पर कुलॉम होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारे बीच में क्या आ चुका है। तो 21 नंबर क्वेश्चन, किस बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया था? तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, देखे भी होंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर अगर देखना चाहते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। तो सर्ज टैंक पैन स्टॉक से प्रवाहित होने वाले पानी से बचाने का कार्य करता है। क्लियर है? चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर आधारित परिपथ जो इनपुट सिग्नल के आयाम या ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जो भी ट्रांजिस्टर जो इनपुट सिग्नल को आयाम या ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग एम्पलीफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एम्पलीफायर। आप लोग गाना भी सुने होंगे, मैं तेरा एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर परिपथ बनाने के लिए सबसे पहले कैपेसिटर, इंडक्टेंस और वायरिंग बैटरी का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और रेक्टिफायर बात करना चाहते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन दे रहा है रेक्टिफायर। तो फ्रेंड्स याद रखिए रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में बदलता है, जो एसी को डीसी में बदलता है उसे बोलते हैं रेक्टिफायर, और जो डीसी को एसी में बदलता है उसे बोलते हैं इन्वर्टर बोलते हैं। क्लियर है? और जो डीसी को डीसी में बदलता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जो डीसी को डीसी में बदलता है उसे क्या कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आर्मेचर वाइंडिंग के दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि को हम बोलते हैं ग्रोलर परीक्षण विधि बोलते हैं, श्रेणी टेक स्टैम्प बोलते हैं, वोल्टता, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये तीनों विधि होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जो, चलिए नेक्स्ट देखता हूँ फिर मैं आप लोग को दूंगा। जब डीसी मोटर की चाल को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा जब भी डीसी मोटर की चाल को बढ़ाते हैं तो ईएमएफ का मान बढ़ता है, लेकिन धारा का मान क्या होता है, कमता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता है ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर करंट। तो अगर ईएमएफ बढ़ता है तो धारा क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? जब भी डीसी मोटर की चाल को बढ़ाते हैं तो ईएमएफ बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें बढ़ता है, पर करंट क्या होता है, घटता है। क्लियर है? चलिए अब इसी में आप लोग फार्मूला इसका याद कर सकते हैं। देखिए इसका एक फार्मूला भी इक्वल टू, अगर हम लोग फार्मूला लिखते हैं तो देखिए आई ए फिर यहाँ आर ए लिखते हैं प्लस ई बी लिखते हैं। क्लियर? इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए और फ्रेंड्स अगर आप लोग हम लोग ई बी का फार्मूला निकालना चाहते हैं तो यानी कि ईएमएफ के लिए, तो इसके लिए हम लोग वैल्यू जो यूज करते हैं, देखिए पी लिखते हैं, फाई लिखते हैं, एन जेड बाय यहाँ पे क्या लिखते हैं 60 ए लिखते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये।
रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए उपयोग किया था। तो रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए हमेशा कोणीय होल्डर का प्रयोग करते हैं, कोणीय होल्डर। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए कोणीय होल्डर का प्रयोग करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे फ्रेंड्स, आप लोग जो घर में जो पीला वाला जो बल्ब यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या क्या होती है। तो देखिए इसके लिए मैं ट्रिक देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लैप लिखिए, देखिए मैं लिख देता हूँ, देखिए LAP। देखिए एक लैप, एक वाइंडिंग होता है लैप वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग अगर लिखते हैं तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए मैं कमेंट कर, देखिए इसमें देखिए L को हटा दिए, देखिए A बराबर क्या आ रहा है, P आ रहा ना। देखिए सिंपल वे में इसमें अगर फोकस करते हैं सिंपल वे में, देखिए इसमें देखिएगा तो A बराबर क्या आ रहा है, P आ रहा, A बराबर P आ रहा। देखिए A बराबर क्या आ रहा, P आ रहा। देखिए ये आपस में सामने है ना, तो हमेशा याद रखेंगे लैप वाइंडिंग में ब्रशों की जो संख्या होता है वो पोलों की संख्या के बराबर होता है। देखिए सामने यहाँ पे आ रहा, तो राइट आंसर क्या होगा, ब्रशों की संख्या के बराबर। तो ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो इसमें लिखिएगा ध्रुवों की संख्या के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, वही बात करना चाहते हैं वेव वाइंडिंग की। तो देखिए वेव वाइंडिंग में अगर देखना चाहते हैं तो देखिए वेव इसमें एक कितना किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे। तो हमेशा याद रखिए वेव वाइंडिंग में हमेशा जो ब्रशों की संख्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स हमेशा 2 होता है। दोनों में आप लोग को क्लिक करवा दिया हूँ। क्लियर है, तो बोला लेफ्ट वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या क्या होगा, तो ध्रुवों की संख्या के बराबर। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा लेफ्ट वाइंडिंग में ब्रशों को हमेशा समांतर क्रम की संख्या में समान होते हैं, यानी समांतर क्रम की जो संख्या था उसके ये हमेशा समान होते हैं। क्लियर है, इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा इसके द्वारा उच्च धारा एवं निम्न वोल्टता प्राप्त होते हैं। यानी इसके द्वारा हमेशा उच्च धारा यानी हाई करंट, उच्च धारा एवं निम्न वोल्टता को प्राप्त करते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किसे सजावटी दीपक के रूप में उपयोग किया था। प्रवर्तक लैंप, निर्वात लैंप, डिस्चार्ज लैंप या गैस फील्ड लैंप। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा हमेशा सजावटी लैंप के लिए प्रयोग करते हैं, प्रवर्तक लैंप का प्रयोग करते हैं, प्रवर्तक लैंप होगा। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल देखे होंगे नियॉन साइन ट्यूब का भी प्रयोग सजावटी के लिए किया जाता है। चलिए, एक 4 ध्रुव वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड में आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे फोकस अगर आप लोग करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। लैप वाइंडिंग बोल रहा, क्या बोल रहा, लैप वाइंडिंग। और अभी जस्ट मैं आप लोग को तोड़ के बताया था LAP। देखिए LAP लिखते हैं तो LAP लिखिए, इसमें और भी तोड़िएगा तो A बराबर क्या होता है, P होता है। A बराबर क्या होता है, P। तो इसमें देखिए ध्रुव की संख्या कितना है, 4 है, तो समांतर पथों की भी संख्या क्या होगा, 4 होगा। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी स्मूथली से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रही है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जेल होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी अपने आसपास देखे होंगे ट्रांसफार्मर आप लोग। तो ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर होता है उसमें हमेशा जो जेल होता है वह सिलिका जेल होता है। क्या होता है ये, सिलिका जेल। जेल की बात करेंगे तो फ्रेंड इसमें हमेशा याद रखिएगा ब्रीदर में अगर बात करते हैं तो सिलिका जेल होता है। क्लियर है, सिलिका जेल होते हैं, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ब्रीदर के द्वारा शुष्क वायु ट्रांसफार्मर में पहुँचता है। शुष्क सिलिका जेल का रंग देखिए, अगर इसका शुष्क की बात करना लिख देता हूँ, शुष्क सिलिका, अगर बोलते हैं शुष्क सिलिका के रंग क्या होता है, एक देखिए एक होता है शुष्क सिलिका होता है। क्लियर है, एक तो आपका होता है आर्द्र होता है। क्लियर है, एक होता है आर्द्र यानी जो खराब हो जाता है। यानी देखिए आप लोग मैं ट्रिक से बताता हूँ। सबसे पहले शुष्क की बात करते हैं तो देखिए आज ब्लू है, पानी 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 तो करते हैं ना, तो ब्लू होता है। जब ब्लू होता है तो हम लोग अच्छा मानते हैं, और जब भी खराब हो जाता है ना तो गुलाबी आंखें, तो यहाँ पे गुलाबी याद करिए, दोनों इस टाइप से याद कर लीजिए। तो आर्द्र होता है तो गुलाबी होता है, और शुष्क होता है तो आज ब्लू है, पानी पानी, इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। अगर किसी विद्युत संरचना में कोई बड़ा लघु परिपथ दोष है तो मैगर में जांच करने वाली क्षमता क्या दर्शाता है। तो सिंपल में याद रखिए, अगर किसी विद्युत संरचना में कोई बड़ा लघु परिपथ दोष है तो मैगर से जांच करने पर वह हमेशा 0 ओम को दर्शाता है। क्या दर्शाता है फ्रेंड, 0 ओम को। तो राइट आंसर अगर लिखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। चलिए कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स इससे हम लोग डिस्कस कर देते हैं। मेगर के द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध 0 या 1 मेगा ओम से अधिक मापा जा सकता है। क्लियर है, यानी कि इसके द्वारा जो मेगर द्वारा जो मापते हैं हमेशा याद रखिएगा 0 या फिर 1 से अधिक ओम को माप सकते हैं। इसके साथ साथ मेगा ओम को। क्लियर है, इसके साथ साथ खुला परिपथ दोष की स्थिति मेगर का पाठ्यक्रम हमेशा खुला की बात करते हैं तो इन्फिनाइट होता है। क्या होता है ये, इन्फिनाइट होता है।
चलिए अब आ चुका आप लोग का डेसिमल इक्विवेलेंट में। तो देखिए इसे आप लोग को बताना है क्या होगा वैल्यू। तो देखिए आप लोग को यहाँ पे वैल्यू लिख रहा है 1110। अब इसे ये बाइनरी में लिख रहा है, तो चलिए इसे हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए मैं आप लोग को तरीके से बता देता हूँ ताकि आप लोग कभी भूलेगा नहीं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये जो वैल्यू है तो 1 के रूप में आता है, तो यहाँ पे देखिए 0 है तो इसे कैंसिल कर दीजिएगा। सेकेंड का जो वैल्यू है तो वह 2 के रेंज में आता है। थर्ड वाला जो आता है 2 का 2 से गुना कीजिए यानी कि 4 के रेंज में आ जाएगा। अगला जो होता है वह 8 के रेंज में आता है। अब देखिए जहाँ पर एक एक है उस सारे को हम लोग सम कर देंगे। तो सिंपल वे में देखिए एक कहाँ पे आया, तो सिंपल वे में देखिए 2 यहाँ पे +4, ये अब तीनों को ऐड किए 8 4 12 और 2 क्या हो गया 14। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 14। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 होगा, 31 का राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा याद करते होंगे या फिर आप लोग देखे होंगे, धूम्रपान का निषेध करने के लिए देखे होंगे इस टाइप से आप लोग गोल होता होगा, क्लियर है। अब इसी में क्या किया था देखिए मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोग को स्मूथली वे में काफ़ी अच्छे से समझ में आए। अब देखिए इस टाइप से इसका चित्र बना दिया था होगा। अब यहाँ पे इस टाइप से सॉरी, अब देखिएगा इस टाइप से यहाँ भी सॉरी नहीं हो रहा नहीं है, देखिए इस टाइप से हम लोग यहाँ भी इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं नो स्मोकिंग, क्लियर है। तो इसका जो आकार होता है वृत्ताकार होता है। क्या होता है ये वृत्ताकार होता है। और वृत्ताकार के अंदर एक प्रकार का नीला, देखिए इसके अंदर जो ना नीला पृष्ठ होता है, यानी ये जो पृष्ठ होता है वह नीला होता है, क्लियर है। अब भूमि जो होता है यानी इसका जो बाहरी जो पार्ट्स होता है ये होता है कि सफ़ेद रंग का होता है। क्या होता है ये सफ़ेद रंग का होता है। चलिए तो राइट आंसर क्या कीजिएगा वृत्ताकार यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। बात करना चाहते हैं त्रिकोण का, तो याद रखिए त्रिभुजाकार जो होता है वह चेतावनी सिंबल के लिए, देखिए चेतावनी सिंबल जो होता है ना तो हमेशा त्रिभुजाकार होता है, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग बात करना चाहते हैं वर्गाकार का। तो वर्गाकार जो होता है वह सूचना वाला जो होता है आप लोग देखते हो किसी भी सूचना वाला जो होता है वो अपने ऐसा वर्गाकार के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार का प्लस का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा संकीर्ण जगहों में काम करने के लंबे नोकदार प्लस का प्रयोग करते हैं। तो लंबे नोकदार यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 को डी को क्लिक कर दीजिए। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स आर्क वेल्डिंग में डीसी कंपाउंड विभेदी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, दो तलों का प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। तो देखिए क्या लिखा, दो तारों का प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ा हुआ 25 ओम और समांतर में जुड़ा हुआ 6 ओम है। तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को क्या करना, देखिए दो तारों का प्रतिरोध है यानी देखिए सबसे पहले लिख रहे हैं यहाँ पे 25 ओम और 6 ओम का है। तो वो दो तारों का प्रतिरोध श्रृंखला में, एक यहाँ पे श्रृंखला में बोल रहा जो 25 ओम और समांतर क्रम में 6 ओम का है। तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर। सबसे पहले याद कर सीरीज में, तो सीरीज में जब भी रहता है तो दो तार का तो हमेशा दोनों को सम करते हैं। और अगर पैरेलल में रहता है तो दोनों को आगे मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में दोनों को सम कर दिया। और दोनों को जोड़ने पर अगर इक्वल वैल्यू आ जाता है समझ जाइए वो सही है। अब हम लोग क्या करें ऑप्शन का यूज करेंगे। आगे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर बी को चूज करते हैं। सॉरी ऑप्शन नंबर, वैसे इसका डी आंसर है तो मैं डी का ऑप्शन लेकर बता दूँ। देखिए 10 ओम और 15 ओम, तो देखिए दोनों को हम लोग ऐड करके हम लोग को 25 लाना, अगर आ गया तो सही है। तो देखिए 10 + 15 को ऐड करेंगे क्या 25 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब पैरेलल में लाने पर हम लोग को 6 लाना चाहिए, तो दोनों को आगे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 × 15 करेंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे। 10 + 15 कितना था 25 होता है। अब कैंसिलेशन कीजिए 5 3 जाओगे 5 5 जाओगे, 5 का पारा में 10 कितना बन रहा है तो 2 2 तिया कितना होता 6, तो आ गया ना। तो इस प्रकार आप लोग काफ़ी स्मूथली से ऑप्शन वे में आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य किसको नियंत्रित करना होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं, जब भी अर्धचालक में हीट सिंक का जो कार्य होता है वह तापमान वृद्धि में नियंत्रित करती है। तो ये क्या करता है कंट्रोल टेम्परेचर यानी राइज कंट्रोल टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब अपना बात करना चाहते हैं सिंक हीट सिंक के बारे में। तो हमेशा याद है हीट सिंक का जो शेप होता है वह यू आकार की होती है, क्लियर है, या फिर तितली आकृति या फिर मोटरसाइकिल के रेडिएटर के समान होती है। इसका जो निर्माण होता है वह एल्युमिनियम और कास्ट एल्युमिनियम से की जाती है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रा क्या होता है हर्ट्स होता है, टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन होता है, वोल्टेज का क्या होता है वोल्ट होता है, और डोपिंग क्या होता है। तो अगर आप लोग देखे होंगे इन एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में अगर किसी भी चीज़ इंप्योरिटी को मिलाते हैं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं, क्लियर है।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा है सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है सोल्डरिंग के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वह 180 डिग्री सेल्सियस से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। तो राइट आंसर अगर लाना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात करना चाहते हैं सोल्डरिंग के लिए, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखें सोल्डरिंग जो होता है वह कॉम्बिनेशन होता है मिश्र धातु का। अब इसमें जो मिश्र धातु होता है सीसा और टीन होता है, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं सीसा और टीन होता है। तो देखिए सीसा प्लस टीन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए सीसा का संकेत क्या होता है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है पीबी होता है, और टीन का क्या होता है एसएन होता है। इसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा फ्रेंड, देखिए इसमें सीसा की मात्रा यानी टीन सॉरी एक होता है सीसा की मात्रा, तो सीसा की मात्रा होता है 75% होता है, वही टीन की मात्रा देखा तो 25% होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। यदि सी धारिता वाले किसी संधारित्र का आवेश Q हो तो संधारित्र का ऊर्जा क्या होगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है, देखिए हाफ सी भी स्क्वायर होता है, हाफ सी भी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में तो नहीं है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे तोड़ने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे सी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला Q बटा V होता है, सी बराबर क्या होता है Q बटा V होता है। तो देखिए हम आप लोग को बोले सबसे पहले फॉर्मूला था हाफ सी भी स्क्वायर होता है। क्लियर है। हम लोग बोले सी का फॉर्मूला क्या देखिए सी इक्वल टू होता है Q बटा V होता है। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे अगर या फिर भी का भी फार्मूला लिखिएगा तो क्या लिखना पड़ेगा आपको Q बटा सी करना पड़ेगा। तो इसी के अनुसार अगर फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग पुट करते हैं तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं कैपेसिटेंस का। तो फ्रेंड्स कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है याद रखिए हमेशा एप्सिलॉन नॉट कीजिएगा, फिर लिखिएगा ई आर इंटू एरिया बाय डी कीजिएगा। क्या कीजिएगा डी कीजिएगा। D4 होता है डिस्टेंस होता है। क्लियर है। अब देखिए A4 क्या होता है, तो A4 हमेशा होता है समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम बोलते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन आ सकता है ना, इसका वैल्यू क्या होता है परमेबिलिटी का, तो इसका वैल्यू होता है 8.85। देखिएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, 10⁻⁻12 होता है। लेकिन इसका यूनिट की बात करें तो फैराड पर मीटर होता है, फैराड पर मीटर होता है। क्लियर है। और D4 होता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। क्लियर है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो क्वेश्चन आएगा किसी कैपेसिटेंट का किस किस बातों पर निर्भर करता है, A4 एरिया पर, D4 डिस्टेंस पे। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा पर निर्माण के लिए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये जो होता है आप लोगों का फील्ड फ्लक्स होता है, यानी फील्ड फ्लक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी स्मूथली से क्लिक कर सकते हैं। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर विद्युत धारा क्षेत्र द्वारा फ्लक्स के निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव होता है। क्लियर है। आर्मेचर फ्लक्स या आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र जनित्र के मुख्य ध्रुवों के मुख के नीचे मुख्य फ्लक्स के प्रभाव डालता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वह कौन सा कारक है जो किसी भी विद्युत उपकरण के लिए स्थापित होने पर तार के प्रभाव को प्रभावित नहीं करता। तो देखिए तार के प्रभाव को प्रभावित नहीं होता। पहला टेम्परेचर हमेशा इफेक्ट्स करता है, साइज हमेशा साइज करेगा, जमीन के ऊपर या नीचे ये भी करता है, लेकिन रंग जो होता है वो इफेक्ट्स नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा रंग कोड का प्रयोग 3 फेज सिस्टम में चालक के फेज अनुक्रम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आप लोग को पता होगा 3 फेज का कलर क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पे इशारा से बता देता हूँ, आप लोग समझ जाइए। देखिए 3 फेज का जो कलर होता है, एक फेज हो गया, फिर उसके बाद सेकेंड फेज ये हो गया आप लोग का, और थर्ड में जो होता है आप लोग का देखिए ये होता है, और 3 फेज के ऊपर भी अगर बात करते हैं तो ये होता है, यानी कि ये भूसंपर्क तार होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए वोल्ट मीटर का सीमा बढ़ाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले वोल्ट मीटर, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे वोल्ट मीटर का प्रयोग हम लोग सबसे पहले करते हैं विद्युत विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। क्लियर है। तो देखिए वोल्ट मीटर की सीमा को तभी बढ़ाई जा सकती है जब इसे श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर को लगाकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह इन्फिनाइट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, इन्फिनाइट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो SCR में टर्मिनल होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे SCR के बारे में। क्लियर है। तो देखिए SCR में जो टर्मिनल होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा, एक एनोड कैथोड और गेट तीनों होते हैं। तो राइट आंसर एनोड कैथोड और गेट तीनों लिखिएगा। ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी स्मूथली से क्लिक कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स SCR 4 सिलिकॉन अर्धचालकों खंडों में निर्मित होती है और उसके साथ 3 PN जंक्शन में कंप्लीट होती है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए इसका अगर शेप बनाइएगा तो देखिए सबसे पहले इलिप्टिकल यानी कि इलिप्स के आकार के बनाना पड़ेगा। अब इसी में आप लोग को यहाँ पे बीच में डायोड का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है। अब ये डायोड का अगर प्रयोग करते हैं तो इस टाइप से आप लोग को ए यूज करना पड़ेगा। आप लोग के डी हो गया, ये आप लोग का के हो गया यानी कैथोड के रूप में हो गया। क्लियर है। ये आप लोग का गेट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोक कॉइल का प्रयोग निम्न में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो चोक कॉइल का प्रयोग किस धारा को कंट्रोल करने के लिए किया था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा चोक कॉइल का प्रयोग केवल AC धारा को प्रयोग करने के लिए करते हैं, यानी केवल AC धारा। तो चोक कॉइल का प्रयोग केवल AC धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चोक कॉइल धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। क्लियर है। और आप लोग देखे हुए होंगे ट्यूब को प्रकाशित होने पर वोल्टेज को कम करता है, धारा भी नियत रखता है। तो राइट आंसर क्या कीजिएगा, ये कंट्रोल किसको करता है, AC धारा को। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 हमारे बीच क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो 44 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव आउट करना चाहते हैं। देखते हैं क्या लिख रहा है 44। संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा है। देखिए ये ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोगों को बोला कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो ऑलरेडी आप लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में पता होगा। देखिए एक होता है CT, एक होता है CT ट्रांसफार्मर, एक होता है VT यानी हम लोग CT को बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है VT यानी कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर। हमेशा याद रखिएगा जो CT ट्रांसफार्मर तो होता है ये स्टेप अप होता है, यानी CT जो होता है करेंट ट्रांसफार्मर जो होता है वह स्टेप अप होता है और VT जो ट्रांसफार्मर होता है वह स्टेप डाउन होता है। तो और स्टेप अप में देखिए सिंपल वे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जिसमें कॉइल की संख्या नंबर ऑफ, देखिए इसमें प्राइमरी कॉइल के कंपेरिजन में सेकेंडरी कॉइल जिसमें ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर है। तो आप लोग कॉइल्स के अकॉर्डिंग देखिए। तो फ्रेंड्स कॉइल्स देखिएगा तो इसमें देखिए ये सेकेंडरी कॉइल है। क्लियर है। और इसमें प्राइमरी कॉइल है। तो देखिए सेकेंडरी कॉइल की संख्या देखिए ये आप लोग का जो कॉइल लिख रहा है सेकेंडरी कॉइल की संख्या ज़्यादा है। तो मैं अभी जस्ट बताया जिसमें सेकेंडरी कॉइल की संख्या ज़्यादा रहेगा कंपेरिजन टू प्राइमरी कॉइल को उससे बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभी जस्ट मैं बताया था फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग बोलते हैं इसे CT यानी करेंट ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब देखिए इसका जो रेटिंग होता है वो वोल्ट एम्पियर में करते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट एम्पियर में करते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी डिस्ट कार्य में रिपल वोल्टेज 150 एम वोल्ट है तथा DC का मान 50 वोल्ट है तो रिपल गुणक क्या होगा। देखिए रिपल गुणक का फॉर्मूला होता है रिपल वोल्टेज बता DC मान। देखिए तो इसके लिए रिपल वोल्टेज का वैल्यू क्या है, 150 मेगा वोल्ट है। तो मिली मेगा मेगा डेसी सेंटी मिली मेगा डेसी सेंटी मिली डेका किलो हेगा मेगा के लिए फ्रेंड्स हमेशा 10⁻³ करते हैं। क्लियर है। डेसी सेंटी मिली है तो -3 करते हैं बाय वोल्ट के लिए अगर आप लोग देखिए तो 15 है। तो अब आप लोग सॉल्व किए तो 0.01 इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर A को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। इंडिकेटर लैंप के पास क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इंडिकेटर लैंप के पास फेज और न्यूट्रल कनेक्शन होते हैं। तो इंडिकेटर लैंप के पास क्या होता है, फेज। तो फेज देखिए मैं आप लोग को भी बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेज हो गया। देखिए थोड़ा सा मैं स्मूथली वे में ये आप लोग का फेज हो गया। तो फेज के लिए ये फेज आप लोग का मैं बना दिया हूँ। तो याद रखिए इंडिकेटर के बीच में हमेशा फेज और न्यूट्रल क्या होता है, तो ये ब्लैक कलर का होता है। क्लियर, ये होता है इंडिकेटर के रूप में। तो देखिए मैं काफ़ी स्मूथली वे में हम इसको लिख देता हूँ इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर हो गया। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग क्या लिखिएगा, इंडिकेटर के रूप में क्या होते हैं, तो फ्रेंड फेज और न्यूट्रल। तो राइट आंसर क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। अब फेज था तो फ्रेंड याद कीजिए तो 3 फेज तार होते हैं, उसमें कुल 3 कलर होते हैं। अब तीनों कलर के बारे में मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कलर होता है वह रेड होता है। क्या होता है, ये रेड होता है। सेकंड जो कलर होता है वह आप लोग का येलो कलर होता है। क्या होता है, ये येलो कलर होते हैं। और थर्ड जो कलर होता है वह ब्लू कलर होता है। ये तीनों आप लोग का फेज कलर होता है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं न्यूट्रल तार। तो न्यूट्रल तार का जो कलर होता है वह ब्लू कलर होता है। क्या होता है, ये ब्लू कलर होता है। क्लियर है। और अर्थ का जो रंग होता है वह आप लोग का ग्रीन होता है। ये चारों चीज़ों को क्लियर कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके बीच में क्या चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र की इकाई क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बोला था यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग जानना चाहें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अभी जस्ट मैं बताया था C का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है। अब ऑलरेडी आप लोगों को पता है Q यानी होता है चार्ज कैसे मतलब, तो कूलॉम। और V होता है विभवांतर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का वोल्ट होता है, यानी कि कूलॉम पर वोल्ट इज नो एज कैपेसिटेंस। अब कूलॉम पर वोल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं, FARAD। तो फैराड। तो राइट आंसर अगर देखा है तो फैराड होगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर C में क्लिक कर सकते हैं। आप लोग बताएगा एक फैराड का वैल्यू कितना होता है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पता है 96500 कूलॉम होता है। तो ये भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। बात करना चाहते हैं हम लोग एम्पियर का। तो विद्युत धारा कैसे माता क्या होता है, एम्पियर होता है। बात करना चाहे हेनरी का,
तो हेनरी जो फुल फॉर्म हेनरी जो एसआई मात्रा होता है इंडक्टेंस का जो एसआई मात्रा होता है फ्रेंड्स वो हेनरी होता है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं वोल्ट का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फुल एसआई मात्रा होता है वो वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही एक और संधारित्र के बारे में बता देना चाहता हूँ। संग्रहित का अगर टोटल वैल्यू पूछेगा तो यानी ई का जो वैल्यू होता है, अभी जस्ट मैं आप लोगों के सामने डील भी किया था, ई का जो फॉर्मूला होता है हाफ सी भी स्क्वायर होता है, हाफ सी भी स्क्वायर होता है। और संधारित धारा के मान में होने वाले ये क्या करते हैं, संधारित धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों को ये क्या करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं। क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाइंडिंग का इस्तेमाल आजकल डीसी मशीनों में नहीं किया था। यहाँ पे फोकस आप लोग कीजिएगा, तो यहाँ पे बोल रहा नहीं किया था। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को समझाता हूँ, ध्यान देखिएगा। पहला बोल रहा लैप वाइंडिंग, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है लैप वाइंडिंग का हमेशा करते हैं, क्योंकि दोनों नंबर ऑफ आर्मेचर और नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, ये तो करते हैं। डुप्लेक्स लैंप का भी हमेशा करते हैं, क्योंकि इसमें डबल हो जाता है। देखिए वेव वाइंडिंग का भी करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा था ग्राम में रिंग वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर है। चलिए अब आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ तीनों के बारे में, जो आप लोग के लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा। लैप वाइंडिंग, तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड, लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल अधिक धारा तथा कम वोल्टेज के लिए करते हैं। और इसमें हमेशा याद रखिए ए बराबर क्या होता है, पी होता है। ए बराबर क्या होता है, पी होता है। वही बात करना चाहते हैं डुप्लेक्स वाइंडिंग में, तो डुप्लेक्स वाइंडिंग में हमेशा इसका जो वैल्यू होता है वो दुगना हो जाता है। क्या होता है, ये दुगना हो जाता है। अब वेव वाइंडिंग हमेशा जो ए का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, 2 होता है। क्लियर है। चलिए मैं आप लोग को तीनों का तीनों डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखना चाहते हैं, क्या लिख रहा है ये 49। एक ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच के रूप में कार्य करता है। तो सिंपल में आप लोग पढ़े भी होंगे, तो कट ऑफ क्षेत्र जो होता है, यानी कट ऑफ क्षेत्र जो होता है हमेशा एक खुले क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी स्मूथली से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब ट्रांजिस्टर में हमेशा याद है कि 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 50, वॉट लियोनार्ड विधि में मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जा सकता है। तो वॉट लियोनार्ड विधि में मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण दोनों दिशाओं में सामान्य रूप से कम अथवा अधिक गति के लिए किया जाता है। तो कम एवं अधिक, तो इसका आंसर देखते हैं कहाँ पे लिख रहा होगा। तो ऑप्शन, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, दोनों दिशाओं एवं में समान एवं अधिक गति के लिए करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी चालन की गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अधिक दक्षता और उच्चतम वोल्टेज नियमन प्रदान करता है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, याद रखिए डीसी चालन की गति नियंत्रण करने के लिए आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण विधि अधिक दक्षता और उत्तम वोल्टेज प्रदान करता है। तो साथ में आंसर आप लोग क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता व्यक्त करते हैं। तो आप लोग को मैं जब स्टार्ट हो रहा था तभी मैं बोला था, तो देखिए तो आप लोग को उसमें लिख रहा था 100 AH लिखा था ना। तो मैं क्या बताया था, एम्पियर जो आवर होता है उसी को ही बोलते हैं इसका यूनिट। तो सिंपल में याद रखिए बैटरी का जो क्षमता होता है वह एम्पियर आवर होता है। क्या होता है, ये एम्पियर आवर होता है। तो राइट आंसर एम्पियर आवर कीजिएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड इसके हम लोग वाट आवर भी बोलते हैं, यानी WH भी इसका ऐसा यूनिट होता है जिससे बोलते हैं वाट आवर दक्षता। क्लियर है। याद रखिए वाट आवर दक्षता हमेशा AH से कम होता है। देखिए इसका यूनिट जो होता है, देखिए मैं बता देता हूँ, बैटरी की क्षमता जो होता है दोनों होता है। एक होता है आप लोग का AH होता है, यानी AH यानी मैं AH एम्पियर आवर भी होता है, और इसके साथ साथ एक WH भी होता है। लेकिन इसमें आप लोग को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, हमेशा के लिए याद रखिएगा वाट आवर की दक्षता हमेशा AH से कम होता है, यानी ये आप लोग का लो होता है और ये आप लोग AH क्या होता है, ये हाई होता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिए WH का जो दक्षता होता है वो 80 से 85% होता है, यानी 80 से 85% होता है WH का वाट आवर का। वही एम्पियर आवर का दक्षता जो बात करना चाहते हैं वह 90 से 95% के बीच में होता है। तो ये दोनों चीज़ को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए परिपथ में Vm का मान ज्ञात करना। तो अगर ऐसे आप लोग, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बिट बनाता है। सबसे पहले हम लोग बीट के बारे में बोल रहा, 8 बिट कैसे बनता है। तो सिंपल में देखिए यहाँ बाइट के बारे में बोल रहा था। देखिए 8 बिट जो बनता है वह 1 बाइट्स के बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कंप्यूटर में सबसे जो छोटा यूनिट होता है वह बीट होता है। अब बीट का निर्माण होता है 0 और 1 से होता है। क्लियर है। अब 8 बीट बन के देखिए, एक होता है बीट, तो 8 बीट बन के ही देखिए 8 बीट बन के हम लोग क्या बनाते हैं, बाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बाइट बनाते हैं। और याद रखिएगा ना 4 बीट मिलकर हम लोग निब्बल का बनाते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी स्मूथली से आप लोग क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है एक निब्बल बराबर कितना होता है। देखिए एक निब्बल, ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो एक निब्बल बराबर जो होता है वह 4 बिट्स होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान से रखिए। एक निब्बल बराबर कितना
होता है 4 बिट्स होता है, क्लियर है। और बीट का बाइनरी नंबर जो होता है, देखिए ये बीट का जो बाइनरी नंबर होता है वह 0 और 1 होता है। 0 यानी ऑफ होता है, 1 यानी ओपन होता है, क्लियर है। और एक बाइट में 8 बिट्स होता है और एक बाइट को 2 निब्बर भी कहते हैं, क्लियर है। और 1 किलो बाइट अगर बात करना चाहते हैं 1 किलो बाइट बराबर क्या होगा, तो 1 किलो बाइट बराबर लिख सकते हैं 2 पर पावर 10 बाइट लिखिएगा, 2 पर पावर 10 बाइट या फिर 1024 बाइट कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, एक मेगा के लिए अगर बोलेगा तो 2 पर पावर 20 बाइट कर सकते हैं या फिर 1024 KB लिख सकते हैं। ये आप लोग दोनों चीज़ को यूज कर सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कम्यूटेटर में धारा संग्रहित करता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कार्बन ब्रूस कम्यूटेटर में धारा संग्रहण करके बाह्य सप्लाई को धारा प्रदान करता है। तो राइट आंसर अगर देखिएगा तो कार्बन ब्रूस, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए कम्यूटेटर का ही कार्य क्या होता है, ये AC को DC में बदलता है या फिर DC को AC में बदलता है, इसका यही कार्य होता है, क्लियर है। कम्यूटेटर ही में बदलता है, क्लियर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिए कर लीजिएगा, बेयरिंग प्लेट तथा टर्मिनल प्लेट सभी आर्मेचर सॉफ्ट को स्थापित करते हैं। और कम्यूटेटर मुख्य रूप से AC और DC में परिवर्तित करता है, यानी AC को DC में और DC को AC में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है, ये कम्यूटेटर करता है, क्लियर है। चलिए, कार्बन ब्रूस का संपर्क सीधा प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध होता है, जिसके कारण ब्रशों पर स्पार्किंग कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्पादन गृह में न्यूनतम परिचालन लागत है। तो सबसे कम किस में लगेगा, देखिए पहला बोला न्यूक्लियर, हाइड्रो, थर्मल या डीजल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा जलीय, तो देखिए जलीय अगर जल से किसी चीज़ का आप लोग प्राप्त करते हैं वो काफ़ी आसानी से काफ़ी सस्ता प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हाइड्रो होगा। याद रखिए हाइड्रो उत्पादन गृह का परिचालन लागत सबसे कम होता है, क्लियर है। अब भारत में वैसे सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ का यूज किया था वह थर्मल का सबसे ज़्यादा यूज किया था, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाइनरी संख्या 1110 का समतुल्य डेसिमल क्या होगा। देखिए फिर से क्वेश्चन आ चुका है, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए आप लोग लिखिए 1100 है, तो आप लोग को राइट साइड से स्टार्ट करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा था 1, क्लियर है, फिर लिखा था यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे लिखा था 4, फिर लिखा था 8, फिर लिखाएगा 16, आ रहा था तो 32 फिर 64। अब जहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग का 0 है तो उसे 0 से गुना कर दीजिएगा। अब आप लोग को गुना करना है, तो ये तो आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या 0 है तो उसको इग्नोर कर देंगे, यानी इग्नोर कर दिए। अब जहाँ पे फ्रेंड्स कोई 1 है या फिर 1 है या फिर 2 है, कुछ भी है, देखिए इसके सामने 1 है तो हम लोग ऐड करेंगे 4 प्लस फिर क्या यहाँ पे 8 है तो 8 कर देंगे, फिर क्या 16 है तो सारी को ऐड करेंगे, तो 16 4 20 और 8 क्या होता है 28 होता है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो 28 होगा। क्या होगा फ्रेंड, 28 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए, ओहो मिस्टेक हो गया, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा 28 होगा, यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 28 होगा। तो अगर अब हम लोग को ऑप्शन देखना पड़ेगा कहाँ पे लिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 56 था, तो देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ गया। बिल्कुल थोड़ा होता है प्रॉब्लम ये सब। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 28। अगर फ्रेंड्स आप लोग को बोलता है 28 को बाइनरी में बदल ले तो कुछ नहीं करना था। देखिए सबसे पहले आपको ट्रिक पता है, 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, फिर उसके बाद 4 लिखिएगा, फिर 8 लिखिएगा, फिर आप लोग को 8 के बाद 16 लीजिए, 32 लिखिए तो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को पाँचों डिजिट का यूज करते हुए 28 लाना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, देखिएगा सबसे पहले 16 को यूज करते हैं, 16 8 24 4 28, बाकी जहाँ पे कुछ नहीं यूज किया वहाँ पे 0 यूज कर दिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हो गया। तो सिंपल वे में इस टाइप से आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए 10 एम्पियर की धारिता धारा वाले किसी स्थापना में लीकेज करंट अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 58 का जो क्वेश्चन होगा, जब भी किसी का धारिता ज्ञात करने बोलता है लीकेज के लिए, तो करंट लीकेज के लिए फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, धारिता धारा बटा 5000 होता है। तो धारिता धारा का वैल्यू 10 लिख रहा था, 5000 से आप लोग को इसको डिवाइड करना था। तो ऑलरेडी अगर आप लोग इसे डिवाइड कीजिएगा तो 2 मेगा एम्पियर आएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा है तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या आ गया। तो 58 हो चुका, 59 की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। बस कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ, फिर तुरंत क्लियर हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट आपूर्ति के लिए 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा ज्ञात करें। फ्रेंड्स आप लोग को आरएमएस धारा ज्ञात करना है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो काफ़ी स्मूथली से आप लोग बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे अगर देखिए वोल्ट का वैल्यू कितना दिया है, तो फ्रेंड्स हम लोग अगर देखना चाहते हैं वोल्ट का वैल्यू अगर आप लोग देख सकते हैं तो 200 वोल्ट लिख रहा है। क्या लिख रहा है, ये 200 वोल्ट लिख रहा है। तो मैं यहाँ पे 200 वोल्ट लिख दिया हूँ। फिर पी पावर का वैल्यू अगर देखिएगा तो 100 वाट लिख रहा है। क्या
लिख रहा है ये 100 वाट लिख रहा। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है P बराबर क्या होता है, वी आई होता है। क्या होता है, वी आई होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल में अगर आप लोग आई का वैल्यू निकालिएगा तो आई का वैल्यू निकालने के लिए P बटा क्या कीजिएगा, भी। तो P का वैल्यू क्या था, 100 था, और V का वैल्यू कितना था, 200 था। आप लोग इसे डिवाइड कीजिएगा तो सिंपल में 0.5 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो 0.5 59 है ना, हाँ, तो 0.5 यानी ऑप्शन नंबर बी के जहाँ पे चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक यानी थर्मोस्टेट किस तरह जुड़ा होता है, आप लोग देखे भी होंगे। तो विद्युत गीजर का ताप नियंत्रक तापन अवयव श्रेणी क्रम से जुड़े होते हैं। तो किस क्रम में जुड़े होते हैं, गीजर में जो होते हैं वह हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। क्लियर है। अब याद रखिए फ्रेंड, गीजर के आधार पर एक थर्मोस्टेट युक्ति लगाए थे जो यू आकार की होती है। क्या होती है, यू आकार की आकृति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पदार्थ के लिए तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध घटता है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तापमान बढ़ाते हैं तो घटता है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। देखिए इसमें दो कंडीशन बताता हूँ। अगर कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, वो भी बढ़ता है। यानी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने को प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन वही बात करना चाहते हैं सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, ये घटता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग देखना चाहेंगे इसमें इंसुलेटर कौन है। तो देखिए सेमी कंडक्टर कौन है, तो देखिए तांबा जो आप लोग को होता है कंडक्टर है, तो ये हो नहीं सकता है। एल्युमिनियम भी कंडक्टर होता है, ये भी आप लोग हो नहीं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी नहीं होगा। तो उसके बाद जर्मेनियम बच गया। तो जर्मेनियम एक प्रकार का ऑलरेडी आप लोग को पता है, एक प्रकार का क्या है, सेमी कंडक्टर डिवाइस है। तो इसमें अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 61 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी को काफी स्मूथली से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, घरेलू वाटर कूलर के पंप में कौन सा मोटर प्रयुक्त करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे घरेलू वाटर कूलर के पंप में हमेशा शेडेड पोल मोटर का प्रयोग करते हैं, यानी शेडेड पोल मोटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी स्मूथली से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब सिंगल फेज एसी श्रेणी मोटर को यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर के लॉस ज्ञात करने के लिए टेस्ट किया था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता है ट्रांसफार्मर में दो प्रकार का एक लॉस होता है, एक होता है आयरन लॉस, एक होता है कॉपर लॉस। क्लियर है। तो देखिए लॉ यानी आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा ट्रांसफार्मर में लॉ ह्रास ज्ञात करने के लिए खुला परिपथ टेस्ट किया था, यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से सी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खुला परिपथ से नो लोड करंट कंपोनेंट LW तथा म्यू वी होता है। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा। क्लियर है। इसमें लॉ हानि का मान नो लोड पावर इनपुट के समान होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। क्रेन में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्रेन में जो यूज करते हैं तो वह मल्टी मोटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी स्मूथली से क्लिक कर सकते हैं। क्रेन में मल्टी मोटर प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है। क्रेन भारी वस्तुओं को उठाने वाली एक मशीन होता है, ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे अपने इन्वायरमेंट में। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। पाइप भू संपर्क में भूमि में डाले जाने वाले पाइप की लंबाई इससे तय की जाती है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, पाइप की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो मिट्टी की आर्द्रता यानी मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंची इमारतों में नुकीली चालक लगाए जाते हैं क्योंकि वह, तो फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे ऊंची इमारतों में नुकीली चालक लगाए जाते हैं क्योंकि वह मेघ से आवेश को हटाकर पृथ्वी पर स्थानांतरित कर देती हैं। तो राइट आंसर अगर देखिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा, आप लोग देखे होंगे आपके घर में ही अर्थिंग के रूप में जो तार प्रयोग करते हैं मेघ के समय, वो उसका कलर क्या होता है। तो उसका कलर जो होता है आप लोग देखिए अर्थिंग के लिए जो कलर होता है, देखिए मैं लिख दिया हूँ सिंपल में। आप लोग को जमीन क्या होता है, हरा होता है, तो हरा कलर होता है। क्लियर है। अर्थिंग के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बस लास्ट पेज का चल रहा है, देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है ये। हाँ, किरचॉप्स का संधि नियम किस संरचना के नियम पे आधारित होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे किरचॉप्स ने दो नियम दिए थे, एक दिए था आप लोगों को केबीएल था, एक था केसीएल। तो देखिए आप लोगों को मैं ट्रिक से बताता हूँ, देखिए दोनों आप लोगों को मैं काफ़ी हमेशा के लिए याद करा। देखिए किरचॉप्स का जो पहला नियम होता है उसे बोलते हैं केसीएल नियम, यानी कि KCL बोलते हैं, और सेकेंड जो रूल होता है वह KVL कहलाता है। क्या बोलते हैं, KVL। तो पहला जो होता है याद रखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी, सॉरी, लॉ ऑफ C4 होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी पहला जो होता है करंट धारा पे इफेक्ट करते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, C4 चार्ज की, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड होता है पहला, क्लियर है। अब वोल्टेज में होता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। तो बोला ना अब इसमें देखिए, इसमें लिख रहा है आप लोग का किरचॉफ जंक्शन रूल, तो जंक्शन जो होता है, देखिए जंक्शन के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, तो जंक्शन जो आप लोग का आता है वो हमेशा चार्ज के रूप में आते हैं, जंक्शन किस में आते हैं, चार्ज के रूप में। तो राइट आंसर आप लोग क्या कीजिए, चार्ज, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए, क्लियर है। चलिए इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। किरचॉफ्स का संधि नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। इस नियम के आधार पर विद्युत परिपथ में किसी नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं का विद्युतीय गणितीय जो वैल्यू होता है वो हमेशा जीरो होता है, यानी ई करंट आई का जो वैल्यू होता है वह जीरो होता है, ये होता है आवेश में। ऐसे हम लोग बोलते हैं KCL रूल, क्या बोलते हैं, KCL। और ये जो डिपेंड्स होता है, देखिए इसमें KCL रूल बोलते हैं, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिए एक लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। और जो सेकंड जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं संधि रूल, यानी कि जंक्शन रूल। एक होता है KVL, क्या होता है ये, KVL। तो KVL में आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें वोल्ट यानी कि वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिएगा। और KVL जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, किस प्रकार के कंडक्टिव का पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहते हैं औद्योगिक वायरिंग में कंडक्टिव पाइप के रूप में ग्लैपनाइट यानी ग्लैपनाइट का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर अगर देखा है तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। बस 3 क्वेश्चन बचा है। ELCB का पूरा रूप क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आ सकता है। देखिए ELCB, तो फ्रेंड्स E फॉर होता है अर्थ, L फॉर होता है लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज नो एज ELCB। अब ये होता क्या, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, एक प्रकार का ये क्या होता है, एक सुरक्षा युक्ति होता है। इसके द्वारा किसी उपकरण तथा लाइन की ओवरलोड धारा की सुरक्षा ज्ञात की जाती है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। नियोन साइन लैम्प का प्रयोग होता है, तो ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे नियोन साइन लैम्प का प्रयोग अधिकतर जो होता है वह वैज्ञानिक विज्ञापनों में यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए। यह नियोन साइन लैंपों का प्रयोग विज्ञापनों के लिए करते हैं। और इसकी दक्षता की बात करते हैं तो 15 से लेकर 40 लैमन प्रति ल्यूमन पर वाट के लिए होता है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है लैंप की क्षमता कैसे, मात्रा क्या होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं ल्यूमन प्रति वाट होता है, क्लियर है। चलिए इसकी आयु जो होता है वह 10,000 घंटे तक होती है। विद्युत सोल्डरिंग आयरन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे या जानते भी होंगे। तो विद्युत सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग वाइंडिंग तारों तथा तारों को जोड़ सोल्डर करने के लिए आता था, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए, क्लियर है। चलिए ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हैं सोल्डर जो होता है किसका मिश्र धातु होता है, तो यह सीसा यानी Pb प्लस टीन का होता है, Pb प्लस टीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HRS फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हम लोग HRS का फ्यूजिंग फैक्टर बोल रहा, तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है हमेशा 1.1 होता है, क्या होता है ये 1.1 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर लीजिएगा। अब फ्यूजिंग धारा का मान निर्धारित धारा से अधिक होता है, फ्यूजिंग धारा का जो मान होता है ना निर्धारित धारा से हमेशा अधिक होता है। और किटकैट यानी किटकैट जो फ्यूजिंग होता है उसका जो वैल्यू होता है हमेशा होता है 1.5 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थर्ड बचा। देखिए लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा होती है, ये क्वेश्चन को हमेशा मैं बताना चाहता हूँ। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन फिर से आएगा। देखिए लैप अगर आप लोग लिखते हैं तो देखिए LAP अगर आप लिखे हैं तो फ्रेंड्स अगर आप लोग लैप लिखते हैं तो इसमें सिंपल वे में देखिए A बराबर क्या आ रहा है P आ रहा, तो हमेशा याद रखिएगा लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा ये बराबर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पोल्स की संख्या के बराबर होगा। मैं ट्रिक भी बता दिया हूँ, क्लियर है। अब देखिए अगर क्वेश्चन आता है आप LAP लिखते हैं तो इसमें L देखिए LAP में A क्या है, तो फ्रेंड A याद रखिएगा समांतर पथों की संख्या होता है, P जो होता है वह पोल्स की संख्या होता है, क्लियर है। इसमें समांतर पथों की संख्या के समान ही कार्बन ब्रूस भी होती है और कुल धारा इसके कुल पथों में समान मात्रा में बढ़ जाती है। और सिंप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कम्यूटेटर का मान हमेशा 1 होता है, क्लियर है। चलिए अब बस देखिए एक होता है 2 लिख रहा, तो 2 जो होता है आप लोग का वह वेव वाइंडिंग में होता है। अगर वेव वाइंडिंग की बात करते हैं तो उसमें हमेशा 2 होता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से तार गेज में उच्च धारा वहन क्षमता होती है, तो गेज की बारी बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें 18SWG तार गेज में उच्च धारा वहन करता है। तो राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं बोलूँगा ये सब अंक वाला, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिख रहा है, क्लियर है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन, सीसा एसिड बैटरी में किसको विद्युत अपघटन का उपयोग किया था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, तो हमेशा याद कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस भी क्वेश्चन, इसलिए मैं लास्ट में लाया हूँ। देखिए सीसा बैटरी एसिड में आप लोग देखे भी होंगे, तो सीसा बैटरी यानी लीड स्टोरेज बैटरी में हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, यानी कि H2SO4 का प्रयोग करते हैं, यानी H2SO4 का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में। क्लियर है? अब याद रखिएगा ना, लीड स्टोरेज बैटरी एक प्रकार का सेकेंडरी सेल होता है, यानी कैसा सेल होता है? ये सेकेंडरी सेल होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल किससे कहते हैं? जिसका ईएमएफ की पावर क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर है? अब याद रखिए, इसमें दो प्लेट होता है, एक होता है आप लोग का PbO2 होता है, एक होता है PB के लिए रूप में होता है। क्लियर है? और इसका साथ साथ इसका एम्पियर आवर जो होता है 60 से 70 एम्पियर पर आवर होता है। तो चलिए इतना मैं बताने का प्रयास करूँ, आप लोगों को कैसा लगा ये 75 क्वेश्चन का हमारा ये डिस्कशन, आप लोग बताइए। फिर से देखिए, जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, कुछ चीज़ें मुस्कुरा कर छोड़ देनी चाहिए, ये थॉट है, इस चीज़ को अपना लीजिएगा लाइफ में। अगर नहीं होता है तो आप लोग इस चीज़ को अपना लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये 75 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो इसके बाद सेट नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को करवाऊंगा। अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं हमेशा करवाऊंगा। क्लियर है? चलिए, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।